एक जनरल पर्सपेक्टिव आप देखेंगे ना सोसाइटी में लॉयर्स को कैसे देखा जाता है। अरे वकीलों के चक्करों में मत पड़ो यार, ये कैसे लोग हैं यार। तो उन्होंने बोला, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मुझे नहीं बनना वकील, ये झूठ की कमाई वाला धंधा है, आप झूठ की कमाई का धंधा खाते हो। मैंने वो ऑर्डर ग्रेवल देखा ही नहीं। मैं पूछा, बोला ये कभी था भी नहीं हमारे सिस्टम में, ये होता ही नहीं है। मैं 30,000 के कोर्ट में गया तो वहां पे ना, वहां की जो जेल है कैदियों को रखने वाली, वो जली पड़ी है, फुल ब्लोन दंगा में, उसके वीडियोस हैं। और ये कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन से, या तो धर्मस्त तो जया, जहां धर्म है वही पार्थ, जहां धर्म है वहीं जीत होगी। तो उसमें ना लड़ाई होती है मेरी जगताप के साथ। कह रहा है तेरे बाबूजी, कुछ गाली देता है वो, और मेरा खून खोल जाता है। बाबूजी को झगड़ा मार पिटा होता है और उसको चेस करता हूँ मैं, और वो छत से करता नीचे उतरता है और मैं सीढ़ियां उतरता हूँ धड़ 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 मारते हुए। और रुचिर कह रहा है, अरे यार एक बार और। मैं सांस और वो क्या बता रहा यार, एक अच्छा फिर ऊपर चढ़ रहे हो आप 3 फ्लोर, फिर नीचे भाग रहे हो। रुचिर के दिमाग में आया कि यार उसका सुसु वहां से ऐसे करते हुए यहाँ पे ऐसा तू नीचे देख रहा है, पिस पडल बना दूं, तेरा चेहरा सुसु में रिफ्लेक्ट कराऊं। हाँ अच्छा तो लग रहा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कि तुम्हें पता है मैं क्या दे रहा हूँ। एक कंसल्टेशन के कितने लेता हूँ मैं केस लड़ने की बात कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करके, इतना अंदर करके आप जाते हो और सामने से कोई फीडबैक देता है कि यार ये तुम्हारा कैरेक्टर मेरे को समझ नहीं आया, ये क्यों कर रहा है। आपका मन करता है उठूं, डंडा उठाऊं और इसका सर फाड़ दूं। लास्ट में क्या होता है जब पता चलता है, स्पॉइलर हो जाएगा बट ठीक है। हाय एंड वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज अब्बास। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप को एक एक्टर की तरह देखते थे। उन्होंने थिएटर किया, टीवी शोज किए, फिल्में की, बट देन एट टीवीएफ ही फाउंड आउट ही कैन आल्सो राइट एंड ही इज अ ब्रिलियंट राइटर। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पुनीत बत्रा। उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन आज हम उनके साथ इन डेप्थ बात करने वाले हैं कोर्ट कचहरी की, विच इज द न्यू टीवीएफ शो स्ट्रीमिंग राइट नाउ ऑन सोनी लिव. From the inception of the show to actually executing and shooting it to getting across the philosophies of law and justice and the profession of being a lawyer, Puneet also plays a pivotal role in the show. He tells us about that as well. उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं. So let's get into the conversation with Puneet. Puneet, welcome to the comment section. कोर्ट कचहरी आ चुका है सोनी लिव पर. लोग देख रहे हैं, कुछ लोग शायद अभी भी देख रहे होंगे. But I want to talk to you about this show in detail, क्योंकि आप ही के दिमाग से, आप ही के कलम से, आप ही के टाइपराइटर से सब कुछ आया है. तो कोर्ट कचहरी का मुझे इनिशियल सीड ऑफ थॉट जो था वो क्या था, अगर आप बता सकते हैं. इनिशियल सीड देखो, मैं अरुणाब के साथ मेरी बातचीत रहती थी तो वो एक दिमाग में था कि ना, उनके भी लॉयर फ्रेंड्स कुछ हैं, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, एक रहता था कि लॉयर्स की कहानी, और एक ये भी फीलिंग आती थी कि यार इतना तो लॉयर्स पे भर भर के बना है जी, तो क्या करोगे। तो मेरे को रहता था कि यार एक जनरल पर्सपेक्टिव आप देखेंगे ना सोसाइटी में लॉयर्स को थोड़ा कैसे देखा जाता है। कह रहे दूर रहना इनसे, अरे वकीलों के चक्करों में मत पड़ो यार, ये कैसे लोग हैं यार, ये झूठ बोलते हैं, दूर झूठ बोलते हैं, अरे दूर रहो भाई। मैं मेरे खुद के घर पे, दिल्ली में मेरा घर है, मैं रेंट पे देते हैं, अगर लॉयर्स आ जाते हैं ना तो दिल की धड़कन बन जाती है कि इसको घर भाड़े पे देना भी है कि नहीं देना भैया। अच्छा, है ना। हाँ. और एक ये फैक्ट है कि आप एक लॉयर जो है, जब एक बैंक में लोन अप्लाई करता है तो लोन नहीं मिलता. अच्छा. बैंक वाले को लगता है कि अरे यार लोन के पेपर्स, इतने पेपर्स है, वकील उस पे कुछ, देयर इज अ परसेप्शन अबाउट दिस प्रोफेशन एंड नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट इट, कि ये परसेप्शन। और आप ये देखोगे कि हम लोकतंत्र जब पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ते हैं, हमारे को 5th-6th स्टैंडर्ड से एक बात सिखाई जाती है ना कि तीसरा पिलर है हमारे उसका डेमोक्रेसी का, जुडिशरी। और उसी जुडिशरी के जो फ्लैग बेरर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके बारे में परसेप्शन क्या है, अरे दूर रहो इनसे. और जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आती है, कुछ होता है, तो आप सबसे पहले जाते कहाँ हो, आपके अंदर एक वो रहता है कि यार मतलब मेरे साथ गलत नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, मेरे साथ कुछ मतलब मैं लड़ लूंगा. ये हिम्मत आती कहाँ से आपके पास? ये हिम्मत आती है वकीलों से, जुडिशरी से, और उसी से आप दूर भी भागना. तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टेड सा थॉट रहता है. तो ये पर्सपेक्टिव मुझे हमेशा लगा यार ना, लॉयर्स का कभी दिखा नहीं. अब तो इसलिए एक ये सीड तो ये था कि यार एक ऐसा करना है. और दूसरा ना, अरुणाब ये भी बोलते थे कि हमने ना अभी तक वैसे वाले प्रोटैगनिस्ट रखे हैं कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे को IIT, मतलब एक जज्बे से लगा पड़ा है कुछ करने में ना, एक अंडरडॉग वैसा वाला. हमारा वाला इस पर कैरेक्टर, हमारा हीरो कह रहा है मेरे को नहीं करना, अरे मेरे को भागना इससे. और वो
जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी का भी है कि दूर रहना है इनसे, तो वहां से कहानी दिमाग में आई। लेकिन उसके बाद भी जब हम बैठे ना राइटर्स लोग, तो यार पहले 15 दिन में समझ में आ गया था कि भाई नहीं, ये मतलब कोटा फैक्ट्री अलग बात है क्योंकि वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो लिव्ड है। ये लॉयर तो है नहीं, हम लिव्ड ही नहीं है यार, हम भी वही कर रहे हैं जो देखा है फिल्मों में। उसके बाद मैं अपने पूरे राइटर्स रूम को लेके, जो मैंने राइटर्स रूम बनाया था, मेरे साथ 3 राइटर, अक्षय आनंद कोहली, अनुराग झा, अनुराग शुक्ला, ये 3 राइटर मेरे साथ हैं। मैं इन तीनों को लेके हम दिल्ली के कचहरियों में बैठे हैं। अच्छा। हम कड़कड़डुमा कोर्ट में, मेरे बहन के रिश्ते में एक हैं एडवोकेट सुशील जी, उनके साथ कड़कड़डुमा में बैठे। फिर हम गाजियाबाद के पास में एक विलेज टाइप छोटा बहुत ही स्मॉल टाउन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सूरजपुर कोर्ट, जिससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर हमने सरजनपुर भी किया, सूरजपुर कोर्ट। फिर हम 30 हजारी, इन कचहरियों में इतने घूमे हैं ना मेरे भाई, हम इतना बैठे हैं ना, वो जो वर्ल्ड अंदर आया है, वो जो क्या, देखो स्टोरी लिखना आसान है, स्क्रीन प्ले का मतलब है कि स्क्रीन पे क्या प्ले होगा। उसके लिए पहले मैं वो साक्षात स्क्रीन देख तो लूं, दिखता कैसा है, होता क्या है, वकील आपस में। अगर मैं इसको और बॉटम लाइन में चला जाऊँ ना, तो जैसे मैंने शुरुआत का थॉट बताया, लेकिन ये इवॉल्व होते होते कहां तक पहुंच गया कि लॉयर्स का क्या है, ये वर्क स्पेस है ना, इट्स अ वर्क स्पेस ड्रामा। मैं जैसे एक ऑफिस की कहानी कहता हूं, मैंने एक लॉयर, कचहरी, तभी नाम कोर्ट कचहरी है, कचहरी की भी कहानी है ये। और वहां पे भी सबसे कोर कहानी जो है ना, वो है कि एक बाप जो है, जिसने फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, जिसने बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या नहीं किया, और कैसे कैसे करके, क्या क्या करके 20-30 साल लगाने के बाद कुछ एक क्लाइंट बनाया, कुछ करा है, और वो अपने बेटे को नहीं देखा क्या। और वहाँ कितने, मैं रियल लॉयर, रियल कहानी है ये, मैंने ये डायलॉग रखा था पर हट गया फिर अब मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो एक लॉयर थे जिन सरजनपुर कोर्ट के, तो उनके बेटे ने उनको अपने फादर को ही बोल दिया, जब उन्होंने बोला कि यार प्रोफेशन, तुम वकील बनो। तो उस लड़के ने फादर को बोला, वो जब कहानी सुना रहे थे, उनके इमोशन, उनकी आंखों में मेरे को कुछ दिख रहा था। उन्होंने बोला, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मुझे नहीं बनना वकील, ये झूठ की कमाई वाला धंधा है, आप झूठ की कमाई का धंधा खाते हो। तो मेरे को तो बहुत जोर से पड़ी यार ये बात, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो यार। एंड लॉयर्स भी, आप मैं देखूँ ना, आप कितने लॉयर्स हैं यार, मतलब बहुत, जीवन उनका ना आसान नहीं है। आप एक कोर्ट में जाएंगे ना, आपको 70% लॉयर गेट पे मिलते हैं, और एक वहां से शुरू करके एक आदमी वहां तक पहुंचा है जहां उसका नाम है उस शहर में, लेगेसी बनाई है ना यार, क्या चाहेगा वो। बेटा कह रहा है, और बेटा कह दे रहा है कि झूठ की कमाई का धंधा है, मुझे नहीं करना। जब कोर्ट की बात आती है, ये जो सच झूठ का जो पर्सपेक्टिव है, हम पहले भी बात कर रहे थे रोल करने से पहले, कि कोर्ट में सब कुछ पर्सपेक्टिव की एक कहानी है, आप जो प्रूव कर सकते हैं उस पर आपको जजमेंट दिया जाएगा। आपने कहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे इन पीपल, सो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट, कि ये सच है, झूठ है, सही या गलत है? जब आप उसको लीगल टर्म्स में देखें, मॉरल टर्म्स में देखें, सब कुछ उतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। करेक्ट है। देखो, मुझसे ये बात अभी किसी ने बोली थी कि जो परम का कैरेक्टर है जी, हीरो का, वो अपने फादर से नफरत सी करता है, और उनके प्रोफेशन से नफरत करता है, और वो एक सोसाइटी के परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करता है कि वकील गंदे होते हैं, अरे ये ऐसा काम, ये मेरे को नहीं बनना, मेरे को वकील नहीं बनना, ये बेकार काम है, गंदे होते हैं, ये झूठ बोलते हैं, अरे टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, और ये एक कोई आ जाए तो उसको निचोड़ लेते हैं, एक परसेप्शन है ना जी। तो ये परम का पर्सपेक्टिव है। अब इसमें लेकिन फिर मुझसे पूछा गया, लेकिन परम इतना ऐसा मॉरली ऐसा लेके बैठा है, और खुद इस कचहरी के धंधे से भागने के लिए गलत काम कर रहा है, नकली डिग्री बनवा रहा है, या पुलिस को रिश्वत भी देने को तैयार है। तो ये समझ सा नहीं आया। तो मेरे दिमाग में ये था यार कि ये देखो, मैं अब जैसे बात यही है ना कि मैं कह रहा था कि जब एक कंपनी में आप काम करते हो ना, तो वहां पे एचआर डिपार्टमेंट आपको एथिक्स की एक किताब देता है, कोड ऑफ कंडक्ट की, कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है भाई जी, वो पहली चीज ये ऐसा है, इसके अंदर रहोगे तो सही है, बाहर तो गलत काम है। जब हम जीवन में अपने ऑपरेट करते हैं ना, तो किसी ने कोई ऐसी किताब नहीं दी है, हर इंसान ने अपनी लाइन एक खुद ड्रॉ कर लिया है कि इसके ऊपर मैं गंदा आदमी हो जाऊंगा, या एक सबकॉन्शियसली एक बन गया लेवल के इसके यहाँ तक ठीक है जी। यहाँ तक अगर मैं करता हूँ तो मैं शीशे में अपने आप को देख के सो सकता हूँ, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो लाइन है ना, हर इंसान की अलग है। ग्रे तो मुझे सभी लगते हैं। द मोमेंट आई से ना कि यार मेरे को वो आदमी अच्छा नहीं लगता, बेकार आदमी है, या वो बोलता है कि मेरे को वो आदमी अच्छा लगता है, वो बेकार आदमी है,
मुझे सिर्फ लगता है कि उन्होंने अपने अंदर जो एक वो जो लाइन ड्रॉ करी है ना एथिक्स की या जो भी असूलों की, वो लाइन ही बस ऊपर नीचे है थोड़ी सी, अपने हिसाब से लोगों ने अपने आप को जहां तक फील होता है ना तो वो कर लिया। तो वैसे ही मेरे परम ने फादर को ग्रे समझता है जी। लेकिन खुद जो कर रहा है जो ग्रे है उसका, वो उसको ठीक लगता है। और वो कैसे जस्टिफाई करता है अपने दिमाग में कि मैं वकील लोग तो किसी की मजबूरी का फायदा उठा के पैसा बना रहे हैं ना, जी। मैं जो गलत कर रहा हूं उसमें किसी का नुकसान नहीं है। मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को पीआर के लिए अगर लग रहा है रिश्वत लग रही है, पहले तो चाहत को ट्राई करता है कि ऐसे ही हो जाए, पर अगर पैसे देके होगा तो इस ओके, इससे नुकसान किसका है, किसका गलत कर रहा है वो फेक डिग्री लेके निकल रहा है, लेकिन पापा को उसको लगता है कि नहीं वकील नहीं। तो ये तो वही मुझे लगता है कि यार एक ग्रेनेस सब में है, वो हो गया यार। मेरे को तो नहीं लगता आजकल कोई भी ऐसा सोचता है कि एकदम हीरो का कैरेक्टर वाइट और ऐसा एथिक्स और वो कुछ गलत नहीं करेगा और देयर इज ऑलवेज वाइट। मुझे लगता है ग्रेनेस सब में है, वो शेड डिफरेंट है और वो शेड का उतना ही फर्क है कि व्हाइट कितना मिलाया और ब्लैक कितना मिलाया, जिसको मैं वो लाइन बोल रहा हूँ ना। और हर इंसान अपनी लाइन खुद ड्रॉ करता है और उसका मुझे लगता है कि nobody wants to feel that I'm a bad person, everybody wants to have a peaceful sleep। तो उसने जहां तक बाउंड्री पुश हो सकती है उसने करी हुई है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, बट मैं अपनी नजर में नहीं हूं क्योंकि मैंने एक जो लाइन बनाई है मैं उसके अंदर रहता हूं। मुझे लगता है उस लाइन के हिसाब से मैं तमीज से रह रहा हूं, पर ऐसे कुछ लोग मुझे भी लगते हैं, वही है। तो ग्रेनेस तो सब में मेरे भाई थोड़ा सा मीटर ऊपर नीचे है। तो जब आप किरदार लिख रहे हैं, एक तरफ तो आप किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उसने अपने लिए एक लाइन बना ली है, हाउ डू यू डील विद के ऑडियंस इसको कैसे परसीव करेगी? ऑडियंस इसको ऐसे परसीव करेगी, मैं बताऊं क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं ना जी कि कुछ लोगों के लिए जो परम की जो लाइन है, देखो मैं ये कहीं कह नहीं रहा हूं, ये सब टेक्स्ट की बात हो रही है, सिर्फ सब टेक्स्ट में जा रहे हैं। जो ऑडियंस परम के उस कैरेक्टर को देख रहा है और उसकी लाइन और इस इंसान की लाइन हो गई तो उसको परम गलत नहीं लग रहा है। और जो ऑडियंस में वो आदमी है जो बहुत ही मतलब जिसकी लाइन परम से भी नीचे है, उसके लिए परम थोड़ा सा करप्ट हो जाएगा। और जिसकी लाइन परम से ऊपर है उसके लिए तो परम हीरो ही है। एंड आई एम ओके विद दिस, एंड आई बिलीव दिस इज हाउ ऑडियंस विल परसीव, और दिस इज हाउ ऑडियंस परसीव एवरीबडी इन लाइफ। कोई लोग उनके लिए उनसे भी ज्यादा वो है कि यार ये कुछ ज्यादा ही यार सीधा बोल देते हैं, यार ज्यादा ही ईमानदार है यार, ये तो इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए, लाइन सुनी है। और वही आदमी किसी के लिए ये भी बोल देता है यार वो तो बहुत ही यार मक्कार आदमी है यार, बहुत ही बेकार है। तो रियल लाइफ में भी ऐसी परसीव करते हो लोगों को। परम अगर मैं रियल लाइफ से उठाया हुआ कैरेक्टर है तो ऑडियंस में भी ऐसा होगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि यार ये भी थोड़ा सा कुछ लोगों को लगे अरे यार बिल्कुल मेरी तरह बढ़िया आदमी है, कुछ लोगों को लगे अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही। ठीक है ना, इट्स ओके। थोड़ा मैं आई वांट टू गो बैक, जब आप कह रहे थे कि आप रिसर्च के लिए अलग अलग कोर्ट्स में जाके दिन बिता रहे थे फॉर रिसर्च, आप एक सैंपल दिन बता सकते हैं कैसा होता था वहाँ पे, आप क्या क्या नोटिस करते थे? कौन सी यार मैं काफ़ी समय बिताता था उनके साथ उनके चेम्बर में, ओके, और उनके साथ उनके कोर्ट के जो प्रीमाइस है घूमता था। कि जैसे मैं बीच में उनका एक हेल्प वो होता है ना, मुंशी बोलते हैं वो लोग। मुंशी का काम मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। कौन होते हैं मुंशी? मुंशी जो है उनके लिए चाय भी ले आएंगे। अच्छा। मुंशी उनके लिए कोई लीगल चीज को ड्राफ्ट भी करा के ले आएंगे। मुंशी जो है कोर्ट में डेट लेने भी चला जाएगा, और पीछे जो कोर्ट में जो वहां पे पेशकार है उससे भी उसके कनेक्शन है। मुंशी रन कर रहा होता है वो ऑफिस। और ये इसको आप मुंशी बोल लो या कुछ भी बोल लो, मैंने क्या बोलोगे, मैंने वहां मुंशी जी बोलते थे। तो हमारे भी शो में एक मुंशी जी हैं। अब तो उस मुंशी के साथ हम कोर्ट के कभी वो निकला है ना कि एक ड्राफ्टिंग कराने गया हूं तो साथ निकल गए। अच्छा। अब ड्राफ्टिंग कराते कराते मेरे को वहां पे नया वर्ल्ड दिखा कि वहां पे स्टेनोग्राफर की कितनी इंपॉर्टेंस है। स्टेनोग्राफर जो है वो जो नए वकील आते हैं ना उनके गुरु हैं वो। अच्छा। उनको तो बोल दिया जाए ड्राफ्ट करा के ला, उसने कुछ किया है या कोई मिला है, कस्टमर मिल गया है, कुछ कराना है, ड्राफ्ट करा रहे हैं, तो वहां पे ड्राफ्ट करते कह रहे वकील साहब कर दिया ना गलत, धारा गलत लगा दिया आपने। मुंशी जी करेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, नए वकील वो सिखा रहे हैं। एंड दे आर वेरी, लोगों का बहुत पैसा ले रहे। आप जाओगे ना वहां पे, मैंने डाला है हमारे में कागजात जी नाम दिया उनको हमने। अच्छा। जो कागजात जी वो मुंशी हैं, वो स्टेनोग्राफर हैं जो टाइप करती हैं। तो वो हमने थोड़ा सा स्पिरिट लेवल पे वो गाइडिंग भी है, गाइड भी करती हैं परम को। ये भी रियल से आया ना,
क्योंकि वहां पे कर रही हैं, वो यही करते हैं मुंशी, और वो बहुत समय से वहां पे है। और ऐसा वाला सीन है कि पहले पापा बैठते थे स्टेनो वो टेबल पे, अब पापा के बाद उनका बच्चा है। तो हमारी कागजात जी की भी स्टोरी है, उनके पिताजी बैठते थे उस बेंच नंबर 55 में, आज कागजात जी बैठती हैं। और एक टेम्परामेंट ऐसा होता है कि यार वकील आया नया, अच्छा नए आए हो, वो एक रहता है उनका। तो ये एक नया एंगल खुला, तो मेरे को घुसते 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 मुझे लगा यार ये तो अपने आप में एक लिविंग ब्रीदिंग एक यूनिवर्स है इनका। आप जैसे वर्क प्लेस में हमारे यहाँ पे रंगोली बनती है दिवाली, वहाँ कैसे, वहाँ क्या आपको लगता है वकील कुछ नहीं करते? हमारा बर्थडे मनता, हम केक काटते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे बर्थडे नहीं मनता, वहाँ केक नहीं कटते, वहाँ कैसे पार्टी होती है? वकीलों की पार्टी आपको देखी है शो में, हमने दिखाई है, एक बर्थडे सेलिब्रेट किया है, अब देखो कैसे करते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट कैसे करते हैं देखो। तो इट्स अ वर्क प्लेस फॉर देम, ये उनका काम, इट्स अ वर्क प्लेस। करेक्ट। तो वो मेरे को समझ में आने लगा यार ये ना, इसको इस एंगल से, ये डिफरेंट एंगल है, मैंने नहीं देखा था कहीं ऑन स्क्रीन। तो मेरे को बहुत एक्साइट किया कि यार कुछ ये वाला एंगल भी लेने की चलते हैं। तो ये सब सेटिंग है, कोर कहानी फादर सन कोर है, लेकिन उस मुझे लग रहा है यार कहानियां भी जैसे आप देखोगे ना, पढ़ाते वक्त पढ़ाई जाती है ना कि 7 ही कहानियां इस दुनिया में, बाकी सब मिक्स है एक दूसरे का। मेरे को लगता है कि उस मिक्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ऐड होती है, सेटिंग, वर्ल्ड। मैं सेम कहानी एक नॉर्मल ऑफिस में कह सकता था जहां पे आप आईटी में कोडिंग करते हो, सेटिंग ही सब कुछ बदल देगी, सब कुछ, उनकी लैंग्वेज बदल देगी, वो बात कैसे करते हैं। अब मैं एक वकील से वहां बैठा था, तो उनके एक मुंशी जी, एक और मुंशी जी सूरजपुर, मुंशी जी ने बड़ा बढ़िया सा बताया। मैंने तो उनके यार कितने जो रियल डायलॉग्स है डाल दिए अंदर। इतने वो, देयर लॉयर्स आर परफॉर्मर्स, दे आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ जज, इट्स अ परफॉर्मेंस, वो छोटी बात नहीं है। और इसीलिए जब भी कोई लॉयर को पहली बार हियरिंग में जाना होता है ना जज के सामने, अच्छे से अच्छे, ये पूछ लेना, अच्छे से अच्छे के पसीने छूटते हैं जज के सामने, पहली परफॉर्मेंस भी है ये। करते करते आपको समझ में आता है कि कैसे ये वकीलों के वर्ल्ड का ना एक पर्सपेक्टिव है कि उनको वो लाइफ क्या जी रहे हैं। तो मेरे को करते 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 बहुत कुछ मिलता रहा। मैं हियरिंग में बैठा, मैंने हियरिंग देखी, हमने तो कटघरे देखे, मैंने वहाँ कटघरे नहीं देखे। अच्छा, मैंने तो नहीं देखे, मैंने वो ऑर्डर ग्रेवल देखा ही नहीं। मैं पूछा, बोला ये कभी था भी नहीं हमारे सिस्टम में, ये होता ही नहीं है ये, लेकिन अब स्क्रीन प्ले में ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए और चाहिए। हमने कहा भाई हम नहीं करेंगे अब। तो कटघरे होते हैं कोर्ट में, पर हर कोर्ट में नहीं, बहुत कम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कटघरे मोस्टली हॉल हैं बहुत सारे, लाइन से हर हॉल में एक हियरिंग चल रही है, और वकील जज के सामने खड़े होके, पीछे ही मौकिल है उनका खड़ा हुआ है, गवाह भी आता तो यहाँ बीच में खड़ा होता है। कोई हार्डकोर क्रिमिनल गवाह होता तो पीछे एक छोटा सा एक सेक्शन होता है जहाँ वो खड़ा हुआ है, हाथ बांधा हुआ है, एक अलग। और हर कोर्ट के अंदर एक जेल होती है। मैं 30,000 के कोर्ट में गया तो वहां पे ना, वहां की जो जेल है कैदियों को रखने वाली, वो जली पड़ी है। तो पता चला कि वहां पे पुलिस और लॉयर्स का दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, और कोई पार्किंग का रिलेटेड इशू था। भाई साहब हंसने की बात नहीं है, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, मतलब फुल ब्लोन जी। और मैंने एक और चीज नोटिस की उसमें वर्ल्ड में जाने के बाद, मैंने वहां पे एक स्ट्राइक देखी, वकील एकता जिंदाबाद की फुल ऑन स्ट्राइक देखी, और मेरे को समझ में आया कि वकीलों में जो यूनिटी है, आप एक वकील की तरफ आप कुछ करके दिखाओ, वो अंदर कोर्ट में जज के सामने जिरा कर रहे हैं, of course, पर वो सब ऐसे एक साथ हैं, क्योंकि उनको बहुत ये, मेरे को, मैं समझता था ना कि थोड़ा सा ये भी थोड़ा ज्यादा है क्या, पर इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन प्लेस। हाउ, क्योंकि सोसाइटी तो उनको देख ही वैसे रही है जी। अब उनमें भी अगर यूनिटी नहीं होगी, उन्हें कोई लोन नहीं दे रहा, जो मैं बता रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम, इसलिए वो उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो वो बहुत स्ट्रांग यूनिटी है। एक वकील की तरफ आप, यही हुआ उस 30,000 वाले में कि एक वकील के साथ किसी पुलिस वाले ने थोड़ी सी बदतमीजी कर दिया, गाड़ी हटा यहाँ से, चलना, उसको थोड़ा धक्का वक्का दिया, बस 30,000 में बता रहा हूँ मैं, ये छोटे मोटे कोर्ट की बात नहीं कर रहा, फुल ब्लोन दंगा में। उसके वीडियोस हैं, कोनियां पड़ रही हैं, मुक्के पड़ रहे हैं, बाइक से उठा के, हेलमेट उठा के मारे जा रहे हैं, जहाँ पे जेल है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है हियरिंग से पहले, वहाँ उधर आग बाग लग गई, बाइक जला दिया है, फुल ब्लोन दंगा। और ये आपको बहुत दिखेगा। एक और स्ट्राइक में मैं गया तो वो स्ट्राइक का भी रीजन था कि किसी पुलिस वाले ने लॉयर पे हाथ उठा दिया, तो लॉयर हो गया कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड करो, वरना कोर्ट नहीं चलेगा, उतर गए स्ट्राइक पे। और वकील, तो ये सब आप, मैं वहां नहीं जाता तो मुझे नहीं मिलता।
जब हम कोर्ट कचहरी की चीज़ें देखते हैं, सीन्स देखते हैं पुरानी फिल्मों में, तो जैसा आपने बताया कि कचहरियाँ होती हैं, लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि भाई जो कहेंगे सच कहेंगे, और स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, मर्डर मिस्ट्री चल रही है, सब चल रही है। आपने जब देखे केसेस लोगों के, ज़्यादातर केसेस किस तरह के होते हैं, क्या डील कर यार रहे ये होते आपने मतलब देखो शो देख लिया है तो बड़ा ऑब्वियस है कि मैंने क्या किया है शो में। देखो मर्डर केस होते हैं, ऐसा नहीं है, सब भांति भांति प्रकार के केस हैं, ये देश बहुत बड़ा है, हर तरीके के केस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज इफ किसी की भी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कोर्ट ही जाएगा, हैं? ऑफ कोर्स। लेकिन ऑफिशियल स्टैट्स नहीं है, बट मतलब रफली मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 70% तो डिवोर्स केस चल रहे हैं। अच्छा। आप खुद ही बता दो ना, डिवोर्स केस आई डोंट नो, मेरी हुई नहीं शादी अब तक, तो बट आपने जीवन में डिवोर्स केस के Of पहली बार course, सुना है? हाँ, हाँ। कि फलाने का डिवोर्स का केस चल रहा है, एलिमनी का कुछ चल रहा है, ये सुना है? ये हर इंसान ने या तो एक खुद एक्सपीरियंस किया है या होते हुए देखा है, पता है। हाँ, दूसरा चल रहा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। हाँ, ये तो बहुत मैं जैसे ही बोल दूं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो हर आदमी बोलते हैं अरे मेरे गांव की जमीन में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ चल रहा है। हाँ। सबका चल रहा है ये। जी। मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, देखो ऑफिशियल स्टैट्स नहीं है भाई इस पे, मैं वो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आधे मर्डर्स का रीजन भी प्रॉपर्टी ही निकलेगा। हाँ। तो ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है हमारे देश में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि कंट्रीज के बीच में भी लैंड डिस्प्यूट ही है। ये इतना बड़ा, अब मैं कहाँ अभी मर्डर, तो मेरे को था क्या, मेरे को कहानी में ना जो है ना ज्यादा हाई फाई ऐसा अरे तार निकाल के अरे क्या अरे किसने मर्डर किया, इन्वेस्टिगेशन में है। तो मेरे को तो वकीलों ने बोला कि भाई हम डिटेक्टिव नहीं है, लॉयर हूं मैं, मेरा काम है तू मुझे बताएगा, तेरी बात को लीगल फॉर्मेट में जज के सामने रखना, दूसरे वाले का क्या काउंटर देना है तेरे को, ये मेरा काम है। मैं ये कोई नहीं कर रहा है कि किसने मर्डर किया होगा, वहां ये जो हुआ वो कैसे हुआ, ये नहीं हो रहा भाई वहां पे। और ये जो आप बोल रहे हो ग्रेवल मारना, ऑर्डर, ये नहीं हो रहा है। मैंने तो कटघरे भी इतने कम कोर्ट में देखे ना, मैं दिल्ली के कोर्ट में, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, वो बर्ड सेंचुरी भी है, उस कोर्ट के अंदर बर्ड सेंचुरी है। अच्छा। आप जाके बर्ड स्पॉटिंग कर रहे हैं लोग, तो वो कोर्ट के अंदर। हाँ, तो मैं कटघरे ही नहीं देखे यार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बहुत कम होते हैं। मैंने कटघरे वाला एक बड़ा कोर्ट देखा, वो उतना बड़ा हॉल था, वो बड़ा था वो, तो कटघरे नहीं होते। एक कोने में कटघरा होता है जहां मुजरिम को रखा जाता है। तो ये गीता पे कसम खाना, ये सब मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो जिरा का एक बहुत ही अलग तरीका देखा, जिरा करने का तरीका। तो कभी कभी तो लगता है कि थोड़ा कैजुअल बात भी हो रही है कि जनाब ये ऐसा भी हो जा रहा है। हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने वहां जज को फटकार लगाते हुए देखा, जी। वकील को। मेरे को बड़ा, मैं बहुत इंट्रिग था यार, द वे वी हैव सीन। मेरे को लगा यार, हालांकि मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें ठीक भी हुई हैं। जैसे कोर्ट मूवी थी ना मराठी, जी। उसमें बड़ा सही दिखाया यार, ऐसी वो है, उसमें भी कटघरा दिखाया। तो कटघरा मैं ये नहीं करो अनरियल है, कटघरे होते हैं बट बहुत कम कोर्ट्स में होते हैं, ऐसे कटघरे नहीं बने हुए हैं। और वो गीता कोई लेके नहीं आ रहा, कसम खाई, ये कहीं नहीं होता। वहीं पे उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कहीं पे, और हो गया है जी। तो आप मतलब मैंने उस पर भी कमेंट्री की है, शुरुआत में ही कर दिया, या तो धर्मस्ततो जया। ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का मोटो है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहीं जीत है। तो मतलब ये सब बातें तो मुझे लगता है हमको मैंने तो नहीं देखी है कि हमारे जुडिशरी का मोटो। और ये कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन से, या तो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वही पार्थ, जहां धर्म है वहीं जीत होगी। ये हमने अपने जुडिशरी में भी लगाया है। तो जुडिशरी का पर्पस क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, धर्म का साथ देना है जी। जो कोर स्टोरी है आपके शो की, वो एक जैसा आपने कहा फादर सन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपने कहाँ से ड्रॉ किया? व्हाई डिड यू थिंक दिस विल बी? यार मेरे को मैं अपना नाम नहीं लेते, ओके, बट 2 वकील मिले हैं मुझे। अच्छा। दोनों वकीलों की ज़िंदगी में, एक वकील की ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि बेटा बोल के निकल गया कि झूठ की कमाई का धंधा है, नहीं करूँगा। और मज़े की बात है वो हमारे बॉलीवुड में ही है। अच्छा, हाँ, ओके। दूसरे एक वकील हैं जिनके बेटे ने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग की जॉब करी, और पिताजी को लगता था कि अरे कहाँ तू, वो देखते थे कि सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे ऑफिस की कैब आती है, रात को 10 बजे आता है, और पगार सुन के उनको लगता था कि अच्छा, वो करेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने जो 30 साल लगा के खड़ा किया है, चेम्बर मिला, ये चेम्बर और सरेंडर करना पड़ेगा, आजा भाई। उसको भी ये बात समझने में समय लगा करा, और इवेंचुअली उसने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के फाइनली वो लॉयर बना, लॉ की पढ़ाई की, लॉ का एग्जाम दिया और आ गया। तो मैंने ये नोटिस किया कि यार ये बहुत, और ये फिर मेरे को समझ में आया कि ये रैम्पेंट है,
ये है जी हर वकील जिसने थोड़ा सा भी कुछ कर लिया है ना, वो चाहता है कि मेरा बच्चा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से बनाया भाई, बहुत मेहनत से बनाया। तो ये कहानी मेरे को ना इतनी ऑटोमेटिकली मिल गई। मैं अभी शो में, मेरे को कितने लोगों ने बोल दिया यार कि दिस इज माय स्टोरी, माय फादर इज अ लॉयर एंड आई डिडंट वांट टू, फीमेल लड़कियां भी, लड़के भी, कितने लोगों की कहानी है। कुछ वकील तो हाँ मतलब ये है, ये बड़ी वैसे वाली है। और दूसरी मुझे सबसे कॉमन चीज दिखी यार कि पहला केस ही नहीं मिलता यार। जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हो ना, जब कुछ नहीं है, जब आपके चेंबर भी नहीं है, बैठने को डेस्क भी नहीं है, आप गेट पे खड़े हो, मैं यार 10-10 साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं। पहला केस जज के सामने खड़े होके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, जिरह करना, पहला क्लाइंट, पहला केस मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता भाई साहब जी। यहाँ हम बोलते हैं ना कि हमें पहला रोल लेने में, एक्टिंग का रोल लेने में 10 साल लग गए। और मेरे को ना यार एज अ राइटर बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, वेरी वेरी हम्बलिंग। मुझे सच में अपनी स्ट्रगल्स या अपनी मेहनत में छोटी हल्की लगने लग गई है। मैं अभी डॉक्टर्स के उसमें घुसा, डॉक्टर्स का शो, छोटा फील हो गया इतना सा कि हम तुच्छ, मतलब क्या ही करना, क्या किस बात का इतना, अरे मैंने बड़ी, अरे मेरे साथ मैंने बहुत मराई है, मेरे को मैं तुम्हें पता है मैं 25 बार रिजेक्ट हुआ, मेरे मुंह पे बोल दिया नॉट फिट, और मैं आज तक ये भाई तुम्हें पता नहीं लोग कितनी मरा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। मैं लॉयर्स के वर्ल्ड में घुसा, डॉक्टर्स के वर्ल्ड में घुसा, मैं बीच में एक एयरफोर्स पायलट थे उनके वर्ल्ड में घुसा, मैं प्रो पोकर प्लेयर के, इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ना, आपको छोटा महसूस हो जाता है और आपको समझ में आता है कि बड़ी बिग पिक्चर में ना यू आर नथिंग। सब लोग मरा रहे हैं भाई और तुमसे ज्यादा मेहनत कर दे रहे हैं, और तुमसे लॉयर, सीरियसली पहला केस नहीं मिलता मेरे भाई। आप कह रहे थे कि गेट पे लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, बिल्कुल गेट पे बैठे बिल्कुल। मैं आपको एक और, मुझे नहीं पता अभी ये बात डालना नहीं डालना, बट मैं बीच में बात चल रही थी यार, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोर्ट बंद हो गए थे, डिजिटल हो गए थे, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिजिटल प्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, पर जो गेट पे खड़े वाले वकील हैं, जो गेट में आएगा आदमी, तो मैं एक नोटरी स्टैंप से कुछ 50 रुपए कमाऊंगा। जब कोविड आया उन वकीलों का क्या हाल हुआ, अपने आपको अंदाजा लग रहा है। बार काउंसिल ने, उनके पास कोई बहुत सारे फंड्स तो है नहीं, बार काउंसिल ने 5-5 हज़ार रुपये महीना दिया उनको कि कुछ खा लो, और हम अपनी स्ट्रगल को रो रहे हैं, अरे कितनी मेहनत करता हूं मैं, मुझे रिजेक्शन झेलना पड़ा, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे वैनिटी दे दी वन डोर। बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है यार एज अ राइटर। और मेरे को बहुत मजा आता है रिसर्च ओरिएंटेड काम करने में, जब मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे को इस कचहरी को एक्सप्लोर करने में इतना मजा आया है और छोटा फील हुआ है। आप भी इस शो में किरदार प्ले कर रहे हैं, तो ये बताइए पहले कि आपने पहले से सोच के रखा था लिखते वक्त कि ये मैं प्ले करूंगा? नहीं तो कैसे हुआ वो? देखो, शो लिख रहे थे और मेरा एज अ राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है नरेट करना और फीडबैक लेना जी। टीवीएफ का, जैसे मैं एक बताऊं, टीवीएफ के इथोस बहुत स्ट्रांग है यार इस मामले में ना, मुझे लगता है और कहीं होता नहीं होता, मुझे लगता है टीवीएफ में, जैसे राइटर्स के बारे में बोला था कि राइटिंग इज ऑल अबाउट री राइटिंग, ये कोट बहुत फेंक दिया जाता है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली री राइटिंग। री राइट करने के लिए कुछ एक चाहिए भी ना, कि री राइट करना क्या है। तो टीवीएफ के कल्चर में जो नरेशंस, फीडबैक और आइटरेशंस का प्रोसेस है ना, इट्स सो पेनफुल, आपका खून जल रहा, आग लगती तन बदन में, आपने एक एक लाइन ऐसे तड़प तड़प के लिखी है और सामने से आ जाता है हाँ, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस है ना, फीडबैक सेशन में रहा हूँ। और टीवीएफ के कल्चर में है कि भाई ये देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, यू हैव टू फकिंग फिक्स दिस, सामने से नहीं आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। ये एक है। अब इसमें ना खून जल जाता है वर्जन्स और ड्राफ्ट करने में, बट ये ग्राइंड यहाँ पे सिखाया जाता है। आप नरेशन होता है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं दो, अच्छा ये एक 20-20 लोग बैठे होते हैं, वहाँ एडिटर बैठा है, वहाँ एक्टर भी बैठा है, वहाँ डायरेक्टर भी बैठा है, फेलो राइटर्स बैठे हैं और पर्सपेक्टिव, और आपको लग रहा होता है कि चारों तरफ से पंच पड़ेंगे। धाराशाही होकर निकला हूँ मैं कई बार राइटर्स रूम से। तो वो जो नरेशन का प्रोसेस है ना यार, उस नरेशन में भगवान की दया रही है कि क्योंकि मैं थिएटर वेटर की एक्टिंग की है, तो नरेशन ठीक है। मुझे लगता है मैं लिख भी ठीक लेता हूँ तो ठीक लिखे हुए को ठीक से नरेट कर दो ना, तो सामने वाला लगता है कि तो मेरे को वहां पे हुआ क्या, तू करना सूरज करना। अच्छा। तो वो मेरे को तो रुचि ने बीच में एक बार ये बोला था, मैं कह रहे बता तू कुछ भी करेगा ना, मैं कहा यार मेरी फटी पड़ी है, तू कह रहा है कुछ भी, कह रहा है कि तू पागल है, कह रहा है जैसे तू नरेट करता ना बस वैसे लाइनें बोल दे,
और कुछ मत कर, हो गया। कहा मैं किया थिएटर, मुझे पता है, मुझे पता हाथ हिलना भी जरूरी है, सिर्फ लाइनें नहीं। तो थोड़ा तो नरेशन ने बड़ी हेल्प की, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मेरे लिए इट वर्कड। ओके। हाँ, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं यार। राइटिंग अगर आप करते हो ना, मेरे को अब इसमें दो चीजें हैं जी। किसी और, अगर मैं राइटर हूं तो किसी और के लिखे हुए टेक्स्ट को जब मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करूंगा ना, तो आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस। राइट। मेरे को थोड़ा, क्योंकि मैं खुद भी राइटर हूं, मेरे को थॉट समझ में आता है, मेरे को पता है ये आदमी किस शब्द पे स्ट्रेस देना चाहता है। मुझे भूख लगी है, राइटर अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी यहाँ पे किस शब्द पे स्ट्रेस देने के, मुझे भूख लगी है, भूख पे स्ट्रेस देना है, मुझे पे स्ट्रेस, मुझे भूख लगी है। पॉइंट इज कि ये सबटेक्स्ट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझ में आता है अगर आप राइटर हो, तो बड़ा हेल्प करता है। आप राइटर हो तो किसी और के लिखे पे जब एक्टिंग करते हो, पर जब आप राइटर हो और अपने लिखे पे आप एक्टिंग करते हो ना, ये थोड़ा इसमें एक लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाती है। मैंने इस शो में इतना समय बिताया एक एक किरदार के साथ, एक एक लाइन के साथ, मेरे ना एच्ड है, सुर एच्ड है मेरे दिमाग में, दिल में, कि एच्ड है कि ये लाइन कैसे बोली जाएगी। पहला दिन था ना जब मैं एक्टिंग कर रहा था, तो मेरा 90% अटेंशन था सामने वाले ने लाइन गलत बोल दी जी। तो मेरे को लगा कि यार ये क्यों ऐसे, मैंने तो ऐसे नहीं लिखा, ये गलत क्यों बोल रहा है। और जैसे एक शब्द मिस कर दिया मान लो, यार शब्द का तो बहुत उसके, तो उसकी वजह से वही शब्द इतना इंपॉर्टेंट था। ये जो ट्रांजिशन था ना कि भाई क्या कर रहा है, अपने पे फोकस कर ले, एक्टिंग कर ले। इट वाज अ थोड़ा इसमें एक ट्रांजिशन फेज था। इन माई हेड आई स्ट्रगल्ड अ बिट, क्योंकि मेरा अटेंशन, मैं अटैच्ड हूँ अपने टेक्स्ट से, तो मेरे को हर्ट हो रहा है अंदर से। या अगर कभी हो रहा है किसी एक्टर ने उस लाइन को 4 चांद लगा के छक्का मार दिया, ऐसा डिलीवरी किया है कि मेरे अंदर इतनी खुशी उमड़ पड़ी है कि अपनी लाइन भूल जा रहा हूं मैं। मेरे को रुचि ने बोल दिया कि अबे क्या कर रहा है, खुद की लिखी लाइनें भूल जा रहा है। और मुझे लग रहा है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उनकी सुन रहा था। ये शुरू में थोड़ा सा इट टुक मी अ वाइल, और 2-3 दिन लगे। तो वही है, अपने ही लिखे में एक्टिंग करते हो तो एक थोड़ा सा ये है, इतना ईजी नहीं है। किसी दूसरे के लिखे में एक्टिंग करते हो और आप राइटर हो ना, तो आपको एक लेयर एक्स्ट्रा समझ में आती है। मेरा रिकमेंडेशन है, हो सके तो सभी एक बार लिख लो यार, एक्टर तो मतलब इट रियली हेल्प्स, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा टेक है। रुचिर की आपने बात की है, डायरेक्टेड द सीजन, उनके साथ आपका कैसा केमिस्ट्री है उनके साथ काम करने की? और एक आपने सीन के बारे में मेंशन किया था जो रुचिर की एक देखो वो जो पिस पडल जो है ना, सुसु वाला, जिसमें मेरा चेहरा दिखता है, वो मैंने पेपर पे नहीं है उस सीन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मतलब वो सीन क्या है कि वो नाइट शिफ्ट थी जी, और हम उसमें ना लड़ाई होती है मेरी जगताप के साथ जी, हाथापाई है। और हाथापाई में मैं उसको उस पे वो बाबूजी के बारे में कुछ बोल देता है, कह रहा है तेरे बाबूजी, कुछ गाली देता है वो, और मेरा खून खोल जाता है। बाबूजी को झगड़ा मार पटा होता है, और उसको चेस करता हूँ मैं, और वो छत से ऐसा तू करता नीचे उतरता है, और मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ धड़ 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 मारते हुए। और रुचिर कह रहा है अरे यार एक बार और। तो सीढ़ियां जो ऊपर नीचे करी, और मेरा हीमोग्लोबिन लो था, मेरा B12 लो था। हीमोग्लोबिन लो होता है तो ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो आपको हांफते हो आप, ब्रीदिंग इश्यूज हैं। मैं सांस और वो यार बता रहा यार एक अच्छा फिर ऊपर चढ़ रहे हो आप 3 फ्लोर, फिर नीचे भाग रहे हो। अब ये सब में आप मरे पड़े हो। और फिर वो भाई लास्ट में जो है कह रहा है कि यार जो पिस पडल वाला ना, तेरा ये जब ताव आना के मुतेगा ना। तो अब मेरे सीन में इतना ही था कि आप बैठे हो उदास हो, और वो आपको बोल रहा है कि यार आज बेइज्जती करा के आया है, कहीं ऐसा ना हो बेइज्जती कराने की आदत पड़ जाए। साले 8 साल बाद भी ना, 8 साल हो गए ना, 8 साल बाद भी तो उसके लौंडे का मुंशी बन के घूमेगा। वो उसको बोल रहा है कि छोड़ अपने उसको। एक बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें कि मैं गुरु की गांड में जीप देने से गू ही मिलता है। तो क्या कर रहा है, तो वैसा वाला वो मेरे को दिए जा रहा है, और वो वहां पे पी हुई है, जाके मुतता है, ये सब सारा सीन है, मुतता है, मैं यहाँ बैठा हूँ। रुचिर के दिमाग में आया कि यार उसका सुसु वहां से ऐसे करते हुए यहाँ पे ऐसा तू नीचे पे देख रहा है, पिस पडल बना दूं, तेरा चेहरा सुसु में रिफ्लेक्ट कराऊं जी। मैं हाँ अच्छा तो लग रहा है अब, लेकिन ये अच्छा तो लग रहा है अब। मैं इतना थका पड़े हैं, सुबह हो गई है, बैंड बजी पड़ी है, रुचिर मेरे को कह रहा है कि यार वो पिस पडल कर यार, यार नहीं है यार वो इम्पोर्टेंट है, छोड़ देते ना। तो कह रहा नहीं। तो रुचिर का था कि यार ये मुझे करना है।
और मेरे को याद है उसने मेरा रिएक्शन ले लिया, पिस पडल में पिस नहीं था एक्चुअली, वो सुसु तो इतना, क्योंकि बहुत टूस बेचारे को पानी था वो, उसने मेरा रिफ्लेक्शन ले लिया और उसके बाद मेरे को बोला तू जा रेस्ट कर। वो बेचारा खुद बैठा है यार, चप्पल पहन के, वो पैर के शॉर्ट्स वॉर्ट में, वो रुचिर खुद बैठा है। तो मतलब रुचिर बहुत यार, बहुत इन्फेक्शियस एनर्जी है यार सेट पे, वो आदमी वो बहुत एनर्जी है यार, वो सबसे पहले आएगा, सबसे बाद में जाएगा, वो कुछ अलग आदमी है वो सेट पे। उसको देख के होता है कि ओ यार वो बहुत पैशनेटली ऑपरेट करता है यार, वो बहुत पैशनेटली करता है। आपने कुछ इंसिडेंट्स बताए जहां आपने रियल लाइफ से इंस्पायर होके चीज़ों को कैरेक्टर में या स्टोरी में इन्फ्यूज किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता रहे थे कि एक इंसिडेंट है या एक मोमेंट है शो में जो एक असली इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहां एक मुफ्त का केस किसी को दिया जाता है, उसके बारे में क्या बताइए। तो वो अब एक आता है इंसान हमारे शो में, बोलता है कि अरे डिवोर्स केस है, तो सामने वाले बोलते हैं हम डिवोर्स केस नहीं लड़ते जी। अधीश माथुर बड़े लॉयर हैं, अरे हम डिवोर्स केस नहीं लड़ते। और वैसे भी आप कोई और वकील देखिए, मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, आप करनी होगी औकात, मतलब है नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। तो जेब से कार्ड निकालता है, विजिटिंग कार्ड निकालता है, हरीश माथुर का एक पुराना विजिटिंग कार्ड है और उस पर लिखा हुआ है धारक को एक केस मुफ्त। जिसके पास ये कार्ड है, तो अरे ये किसने दिया तुम्हें? तो वो मुंशी जी पीछे से बोलते हैं कि अरे बाबूजी वो कहता है कि मैं क्लर्क हूँ एक ऑफिस में, तो मेरे को कलेक्टर साहब ने देते। तो पीछे से मुंशी बोलता है कि अरे बाबूजी वो कलेक्टर साहब की शादी थी ना, तो आप कैश ले जाना भूल गए, तो शगुन में आपने कार्ड डाला था। तो ये मेरी बहन की शादी पे हुआ है रियल में। अच्छा। मेरी बहन की शादी में उसके ससुर जी के कजन भाई हैं, जिन एडवोकेट सुशील जी कड़कड़ुमा में हैं वो, जिनसे काफ़ी मैं बातचीत करता रहता था शो के टाइम पे। तो वो उन्होंने मेरी बहन की शादी पे शगुन में ऐसा ही एक विजिटिंग कार्ड डाला था कि जीवन में कभी भी कोई केस हो तो ये कार्ड लेके मेरे पास, मैं तुम्हारा एक केस तो मुफ्त लड़ूंगा। तो ये शगुन, क्योंकि दैट, और वो वहां पे थोड़ा मजाक बन रहा था, अरे ये क्या चलेगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ये तुम्हें पता है मैं क्या दे रहा हूँ, एक कंसल्टेशन के कितने लेता हूं मैं केस लड़ने की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पूरी शादी में किसी के शगुन में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इस कार्ड की वैल्यू है। तो मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था यार, ये क्या है। तो हमने वो यूज कर लिया, तो ये लड़का लेके आया, अब वो कह रहे कि अरे यार ये तो कूपन रिडीम करना ही पड़ेगा, कि अब वो लड़ते भी है केस, तो बोल रहा है कि यार धारक को एक केस मुफ्त, तो धारक को देना पड़ेगा एक केस मुफ्त। तो ये है मेरी बहन की, सगी बहन की शादी पे ये हुआ। एंड ही वाज बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था यार, इज लाइक वो थोड़ा मजाक बना रहे, ये क्या कर रहे हो आप, पागल हो क्या। तो कितना डाला भाई तुमने शगन? 11,000, 21,000, 51,000, कितना शगुन डाल दिया? ये कार्ड तुम्हें पता है मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें? कूपन दे रहा हूँ। हाँ, और ये मैं फीस, छोटी मोटी फीस नहीं है मेरी केस लड़ने को बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो क्लाइंट और वकील का जो रिलेशनशिप होता है उसको आप कैसे देखते हैं अब, क्योंकि एक मोमेंट आता है अगेन शो में जहाँ पे आपने, जैसा आपने कहा, उसको स्पेल आउट नहीं किया है, लेकिन आपने डायलॉग के थ्रू ये इस्टेब्लिश कर दिया कि आप कैसे देखते हैं वकील का जो क्लाइंट। हाँ मतलब आई थिंक क्योंकि इतना कुछ था यार कहने को ना, तो अब सब बोल दोगे तो दिमाग भी खराब हो जाएगा इंसान का कि क्या है बस, थक भाई बस कर दे भाई, बस आगे सब आगे बात हमें। तो आप फिर कुछ सटल भी एक लेयर छोड़ देते हो। जैसे एक ये लास्ट में क्या होता है जब पता चलता है, अभी एक क्लाइमैक्स है, स्पॉइलर हो जाएगा बट ठीक है, वो अगर नहीं देखा है सीजन तो जाइए देख कर आइए। हाँ मतलब तो ये क्लाइमैक्स स्पॉइलर है कि वो जो लड़की है डिवोर्स केस में ना, वो उसने कुछ झूठ बोला हुआ है और उसकी लॉयर उससे बहुत खफा है कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला। और वो फिर हम उसकी एक साइड सुनते हैं, वो बताती है कि वो झूठ नहीं बोला यार, सिचुएशन थी, इट वाज सर्कमस्टेंशियल। एक कई बार ना झूठ होता नहीं है, समय होता है, सिचुएशन होती है, तो वो खैर एक अलग बात है। लेकिन अब इस वकील से हमारा हीरो पूछता है कि तुम्हें पता था कि वो तुम्हें झूठ बोल रही थी? अनुषा से पूछता है परम कि तुम्हें पता था वो झूठ बोल रही थी? बोलते कि व्हाट, कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि वो झूठ बोल रही थी? बोलती आई हर्ड यू द फर्स्ट टाइम, और बिना आंसर किए चली जाती है। अब ये कुछ लोग, मेरे को एक दो लोगों ने बोला कि समझ नहीं आया क्यों, ये क्या है। तो मेरा ये यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यार वकील कभी भी अपने क्लाइंट को रैट आउट नहीं करता। जब उसकी क्लाइंट ने झूठ बोला, जज ने पकड़ लिया झूठ, जो जब लताड़ रहा था, डांट रहा था, तो जज वकील को ही तो डांट रहा था, दोनों को डांट रहा था, वकील को भी डांटा था। आप देखोगे जिरह करते वक्त ना वकील हमेशा कई बहुत बार ऐसे ही बोलते हैं कि माय क्लाइंट नहीं बोलते, वो आए बोलते हैं।
कि आई एम हेयर टू प्रेजेंट दिस, आई वांट, वो एक हो जाते हैं जी। और वो अपने क्लाइंट को जब डांट पड़ रही है कि अगर और झूठ मिला तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, तो वहाँ वकील एक जनरल टेंडेंसी देखी होगी आपने नॉर्मल वर्क प्लेस में कैसा होता है कि मैंने नहीं किया सर, ये इसने बताया, ये झूठ बोलता है, मैं बताया नहीं इसने। वकील नहीं करेगा, चुपचाप उसने डांट सुनी, अकेले में उससे पूछा कि क्यों बोला झूठ। जब परम पूछता कि तुम्हें पता था कि वो झूठ बोल रही है, तो वो नहीं बताती कि पता था या नहीं पता था, कुछ नहीं बताती थी। मैं इसके थ्रू बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यार वकील जो है, जो वकील तरीके से काम कर रहे हैं ना, दे विल नेवर रैट आउट देयर क्लाइंट। अब ये बात मैंने ऐसे स्पेल बहुत ज्यादा नहीं करी है, आए समझ तो ठीक है, बट हाँ आप जैसे कहा कि आपको बहुत कुछ कहना है इस शो के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ उसको एंटरटेनिंग भी बनाना है, फनी भी बनाना है, तो हाउ डू यू बैलेंस आउट द ह्यूमर विद द सीरियसनेस इन अ शो लाइक दिस? यार ये आज भी और किसी ने ही पूछा मुझसे एक और इंटरव्यू में, अच्छा। तो मेरे को समझ में आया कि ह्यूमर मुझे पसंद बहुत है, बट मैं आई डोंट थिंक आई कैन राइट कॉमेडी मैं लिख नहीं सकता हूँ। बट मुझे पसंद बहुत है, मेरे को तो मेरे दिमाग में क्या होता है ना, मैं सब्जी बनाऊंगा फिर धनिया ऊपर से छिड़कूंगा, मैं धनिया की सब्जी नहीं बनाऊंगा। चुटकुले धनिया है मेरे लिए। ओके। तो मेरे शो में जितने भी कहानियां मैंने लिखी हैं, आप चाहे कोटा देख लीजिए, मेरे को लगता है वो उसमें ना ड्रामा में स्प्रिंकल्ड फन होता है अगर, और उसमें भी मेरे को कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं है, अगर आप नहीं हंसे तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओके। मतलब सिटकॉम और कॉमेडी देखने में मज़ा आता है, बट आई डोंट थिंक आई मतलब मेरे को मन बहुत है लिखने का उस टाइम, वो टेम्परामेंट अलग है। बट अभी मेरे को लगता है कहानी लिखो मज़ेदार से, और फिर उसके बाद फन थोड़ा होना तो चाहिए, तो स्प्रिंकल करो वही धनिया जी। इज देयर समवन हुज जजमेंट यू टेक ऑन द जोक्स कि अगर इस इंसान को हंसी आ गई या फनी आ गई? मेरी पार्टनर, ओके। वो एक तो खुद बहुत बढ़िया जोक्स मारती है, वो एक्सट्रीमली सरकास्टिक, मतलब मेरे को लगता है कि मुझे बहुत हंसी आती है, तो वो उससे वैलिडेशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि हाँ सही है। तो मैं हंसी आई तो सही है। थोड़ा आप बता दीजिए कास्ट के बारे में। पवन मल्होत्रा जी प्ले कर रहे हैं एडवोकेट हरीश माथुर। ही इज़ ऑफ कोर्स बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। व्हेन यू वर राइटिंग दिस एंड व्हेन ही वाज कास्ट, हाउ वाज इट? पवन जी जब लॉक हुए तो बहुत मैं भी बड़ा, मतलब मैं ये सभी अच्छे थे मेरे लिए, पर किसी तरह वर्कआउट नहीं हुआ। पवन जी हुए तो मेरे को तो बहुत, मेरे दिमाग में एकदम ही था कि यार परफेक्ट हो गया ये। और सेट पे सर उनके, मैं थोड़े एथिक्स का वो हो गया यार, मतलब वो टाइम पे आते थे, मैंने उनको हमेशा अपनी लाइंस याद देखी हैं, हमेशा। बीच में एक दिन था, जिरह का सीन था, जब आर्ग्यूमेंट्स लंबे थे, तो थोड़ा लाइंस को लेके वो फंबल हो रहे थे या कुछ मिस हो रहा था ना, तो ही हिमसेल्फ वाज सो अपसेट विद हिमसेल्फ, वो अपने पे गुस्सा निकाल रहे थे भाई, और ऐसा गुस्सा निकाल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि अरे बाप रे, इस लेवल का, मतलब ही वाज जेन्युइनली एंग्री विद हिमसेल्फ कि क्यों नहीं याद है मुझे लाइनें, और किसी को तो क्या ही, मतलब। और वो मतलब उनका है यार, बहुत सॉलिड एथिक्स है, और बहुत मक्खन एक्टिंग करते हैं यार वो, बहुत मक्खन, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है अपनी पूरी बॉडी पे। आशीष के बारे में कुछ बता दीजिए। आशीष तो भैया, आशीष तो मेरा, हम चड़ी बड़ी दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे। आशीष ने को मैं, और वो मेरे को उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार लाजवाब लगती है, वो नॉन फनी चीज को फनी कर देता है। और इस शो में उसको आप देख रहे हो थोड़ा सा ना फनी कम और ड्रामा की तरह ज्यादा, तो बहुत मजा आता है। आशीष बहुत ही वेल क्राफ्टेड एक्टर है यार, और वैसा वाला है। मेरे को उसकी ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो एक बर्ड आई व्यू से देखता है। जनरली मैंने नोटिस किया एज एन एक्टर, मेरे साथ भी होता है, जब भी कोई स्क्रिप्ट मिलती है ना, आप सबसे पहले तो अपना नाम खोजते हो, सिर्फ अपनी लाइनें पढ़ते हो जी, सबसे पहला ये थॉट आता है। वो आदमी सबसे पहले स्क्रिप्ट ही पढ़ता है, और वो बर्ड आई व्यू के साथ रखता है। उसको पता है किस सीन में ये सीन इस किरदार का है, इस सीन में अगर ये लाइन इस, उसको पूरा वैसा दिखता है कि टोटलिटी में क्या वर्क करेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला एक्टर है ना, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे केस में, बड़ा स्मूथ चलता है। और वो एक, मुझे लगता है कि एक्टिंग आधा पार्ट है, रिएक्टिंग बाकी आधा पार्ट है। और जब सामने वाला कुछ का एक्शन बहुत ही कड़क होता है ना, तो आपके रिएक्शन ऑर्गेनिक निकलते हैं, और जब सामने वाले के रिएक्शन ऑर्गेनिक होते हैं तो आपके एक्शन भी सही लगते हैं। तो बड़ा गिव एंड टेक और टीम स्पोर्ट वाला, तो आशीष के साथ वो करने में बड़ा मजा आता है। वो देता है पूरी एनर्जी, फिर आप बिल्कुल, मैं जो एनर्जी आपको दूंगा ना, आप उसी एनर्जी से वापस आओगे। कभी कभी ऐसा देखा होगा ना, सामने वाले एक्टर पे अगर कैमरा नहीं लगा है तो ना, मैंने बोला था उसको, मैंने वो ठंडे
करेक्ट। तो आशीष के साथ वो नहीं आता, बड़ा मजा आता है मुझे कि बहुत सही लगता है। आपने टीवीएफ के साथ पहले भी काम किया, आप फिर से काम कर रहे हैं। आपने बताया कि फीडबैक सेशंस जो होते हैं वो टफ होते हैं पर ज़रूरी है। ऐसे कुछ और एक्सपीरियंसेस बताइए, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है टीवीएफ के साथ काम करने का? मेरे को मैं थिएटर बहुत करता, एक्टिंग करता था, कॉलेज लेवल से ही करता आ रहा था। तो भगवान की दया से कॉलेज में थोड़ा सा नाम वाम हो गया था। वहाँ मेरे कॉलेज में एक थिएटर कंपटीशन होता था, नाट्य रंग, जी। हर साल। उस थिएटर कंपटीशन में हम बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्टर सब पेल दिए थे। बेस्ट डायरेक्टर नवीन कस्तूरिया था, बेस्ट एक्टर मैं था। आज नवीन कस्तूरिया एक्टर बना बैठा और मैं राइटर हूँ। तो वो ऐसा, तो वो अंदर से रहा, पर मैं किसी तरह ना प्रोफेशनली आया नहीं इस फील्ड में। करता रहा, जॉब के साथ साथ करता रहा, बट किसी तरह से लगा यार कि एक ही जगह पे फोकस करो। जॉब पे किया, 10 साल नौकरी की। फिर मैं जब यहाँ आया तो राइटिंग जब पहली बार आई ना लाइफ में, टीवीएफ लाया। और मेरे को नहीं पता रुनाब कुमार को मुझ में दिखा क्या, वाई डिड यू थिंक कि भाई तू राइटिंग भी कर। मैंने जब मेरे को उन्होंने पहले शो में राइटर लिया था ना, तो मेरे को फाइनल ड्राफ्ट जिसमें हम राइटिंग करते हैं कि क्या है ये सॉफ्टवेयर देख, मैंने कहता हूँ दिमाग खराब है। मैं 10 साल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूँ ना जी। तो मैं कहा वर्ड में क्यों नहीं लिखते, MS वर्ड में लिखो। पागल, ये क्या है, ये जबरदस्ती के टंटे निकाल रखे हैं नया सॉफ्ट, क्यों टाइपिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर। तो मैं तो वहां से शुरू करता हूँ, मैं इस लेवल से शुरू होकर आज मैं यहाँ पे हूँ। तो यार मतलब मैं अब इसमें से टीवीएफ को कहाँ से और क्या ना बोलूँ, और मतलब वो सॉफ्टवेयर ही पहली बार टीवीएफ ने दिखाया कि भाई इसमें लिखा जाता है। और मैं हैरान हूँ कि आपको मुझ में दिख कैसे गया कि तू लिख। और मैं आता कि मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो एक्टिंग करनी है। नहीं तू और मैं मतलब वो कन्विक्शन की दाद देनी पड़ेगी सर। एंड ही केप्ट ऑन पुशिंग मी। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज़ पे कि मैं सीखने में और अपॉर्चुनिटीज़ में। डू यू फॉलो अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग नाउ? है मेरा एक प्रोसेस जिससे मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। मुझे पता नहीं कितना इंटाइसिंग है, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे A और B पता हो, स्टार्ट और एंड पता हो सबसे पहले। फिर मैं कहानी बुनता हूँ। फिर मैं कहानी बुनने के बाद उसको एपिसोड्स के हिसाब से डिवाइड कर देता हूँ। फिर मैं उसकी बीट्स लिखता हूँ, और वो इसी बीट्स लिखता हूँ, इसी में मेरे को 6-7 महीने लग जाते हैं। अच्छा। बीट्स करने में जी। और वो बीट्स मेरी बहुत ही डिटेल्ड होती है। मेरी बीट्स में क्या होता है ना कि बीट्स मेरा प्रोसेस में ना बहुत ही एक गोल्डन प्रिंसिपल यूज करने लग गया हूँ मैं। गोल्डन तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आपको हो सकता है गूं लगे कि मेरी हर बीट में वाई बहुत क्लियर है, वाई। और उस बीट में एक हाउ भी होता है, मुझे ये क्यों चाहिए, मैं क्या करूंगा, व्हाट और वाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टेंटेटिव हाउ होता है कि मैं अचीव कैसे करूंगा। जो आप जब फाइनल स्क्रीन प्ले डायलॉग फॉर्मेट लिख रहे होगे ना, तो हाउ आप चेंज कर सकते हो, पर मेरा वाई और व्हाट चेंज नहीं होगा। मेरी पूरी कहानी वाई और व्हाट, तो मैं बड़ा इसका गणित है मेरे दिमाग में। तो अगर मेरे पास फिर किसी भी बीट का वाई नहीं मुझे पता कि वाई इज दिस बीट इज हेयर, इसको हटा देने का क्या इम्पैक्ट है और इसके होने से मुझे क्या फायदा मिल रहा है, ये बहुत क्लियर अगर नहीं है तो वो मेरे लिए खराब है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा ना टेंटेटिव लेवल का, एक टेंटेटिव कि ये करेंगे कैसे, अचीव कैसे करना है जो मुझे करना है, वो भी दे दिया। स्क्रीन प्ले भी हल्का सा ऐड कर दिया है। तो वो जो मेरे 6-7 महीने लगते हैं ना बीट्स के, पर उसके बाद एपिसोड लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेजर हैवी लिफ्टिंग हो चुकी है। तो मेरा बड़ा ऐसा सिस्टम, एक असेंबली लाइन वाला प्रोसेस है जो फॉलो करता हूँ, जिसलिए टाइम भी लगता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये कि अब आप इस दुनिया में रहे, आपने लिखा और भी आगे लिखेंगे। हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर राइटिंग द शो, जो जस्टिस का, न्याय का जो आइडिया है, और मैंने डायलॉग तो है। क्या डायलॉग है सर? वो लास्ट में एक डायलॉग है कि वो कहता है कि सवाल पूछता है कि न्याय आखिर है क्या। किसी एक का न्याय किसी दूसरे के लिए अन्याय हो सकता है। ये न्याय और अन्याय ना, आप गेम थ्योरी पता है आपको? गेम थ्योरी पता है ना, गेम थ्योरी ऑप्टिमल। उसमें 2 टाइप की गेम्स के बारे में बात होती है, जीरो सम गेम और एक नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि एक हारेगा तो एक जीतेगा। तू 100 रुपये हारा है तो मैं 100 रुपये जीता हूँ, बराबर है, सम जीरो है। न्याय और अन्याय का भी यही है, किसी एक का न्याय किसी दूसरे के लिए अन्याय हो सकता है ना मेरे भाई। 2 पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट है क्या न्याय? एब्सोल्यूट जस्टिस है क्या? नॉन एग्जिस्टेंस है। जस्टिस
हमारे में बोला है कि यार न्याय सिर्फ न्याय तक पहुंचने की एक कोशिश है, एब्सोल्यूट जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता। जस्टिस तक पहुंचने की कोशिश को ही जस्टिस बोल दो भाई। अगर तुम्हारी मेरी लड़ाई में मैं जीत गया हूं तो तुम तो दुखी हो, तुम्हारे तो अन्याय हो गया ना। तो हुज टू से, ये भी लेंस की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। हर आदमी को लगता है कि मैं तो करेक्ट हूं, वही लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैं तो अपनी लाइन में था, मैं तो करेक्ट हूं, मेरे साथ अन्याय हो गया। पर है नहीं ऐसा कुछ। तो देयर इज, मैं जेन्युइनली, तो मेरे को फिर वही आता है कि और ये वकीलों का काम क्या है, उसी न्याय तक पहुंचने की कोशिश में अपनी ताकत लगा देना जी। यही न्याय है मेरे भाई, यही। इसीलिए वहां पे उन्होंने भी क्या बोला है, जो यतो धर्मस्त तो जया, यतो सत्य जया, नहीं जहां सत्य है वहां जीत नहीं बोल रहा वो, कह रहा जहां धर्म है वहां जीत है। सही गलत की बात नहीं कर रहा वो जी। वो तो पता ही नहीं है भाई। तेरा सही मेरा गलत, तेरी जीत मेरी हार, तेरा जस्टिस मेरा इनजस्टिस। तो यतो धर्मस्त तो से मोटो ही यही है टू, कि आप जस्टिस की तरफ अचीव करने की कोशिश में लगे रहो, वही उतना ही बहुत है मेरे दोस्त। ये है ट्रू जस्टिस मेरे लिए, और हमने शो में ये बात बोली है। ठीक है, तो फिलॉसफी आपकी शो में आ गई है, तो शो देखिए प्लीज। प्लीज देख लो यार, देखो बड़ी मेहनत करी है। देखो मैं जितनी बातें बोली, हो सकता है सब आपको लैंड ना हो, पर फिर भी मजा जरूर आएगा। देख लो, अच्छा है, बड़ी बड़ी मेहनत करी है यार। कोर्ट कचहरी स्ट्रीमिंग राइट नाउ ऑन सोनी लिव, प्लीज वॉच इट। पुनीत, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्लियर की, और हम उम्मीद करते हैं आप आपको फिर से इस सीट पे लेकर आए। बहुत है कम से कम 1000 थॉट्स हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, जो स्क्रीन प्ले में नहीं है। कितने ही हैं जो स्क्रीन प्ले में आने के बाद एडिट पे कटे हैं या क्या, तो बहुत है मेरे पास बताने को। We'd love to have you back. Thank you Puneet for this show and for all your future projects, and all the best. हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुनीत बत्रा है। मैं कोर्ट कचहरी का राइटर हूँ, और मैंने कोर्ट कचहरी में एक छोटा सा किरदार भी प्ले किया है, सूरज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शो देखिए, दोस्तों को दिखाइए, बहुत मेहनत किया है, बहुत प्यार से बनाया है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और द कमेंट सेक्शन को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।